नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार झा आप सबका अपने YouTube चैनल पीएम स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग संसद अध्याय पढ़ रहे थे और इस क्रम में हमने राज्यसभा के बारे में जानकारियां प्राप्त कर ली थी और लोकसभा के बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो आइए दोस्तों, आज हम इस लोकसभा के अंतर्गत उनसे जुड़े अन्य तथ्यों को देखते हैं, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में जानते हैं तथा लोकसभा से जुड़े अन्य तथ्यों के बारे में जानते हैं, जो कि किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयोगी है और आशा करता हूं कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोकसभा के जो बैठकों का संचालन करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न ये आपके मन में आता होगा कि इनका चुनाव कैसे होता है? क्या जनता लोकसभा अध्यक्ष को चुनती है? तो नहीं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य मिलकर आपस में करते हैं। जब किसी नए लोकसभा का गठन होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और ये चुनाव लोकसभा के सभी सदस्य आपस में से किसी एक सदस्य को चुनते हैं और उसे लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। यदि किसी कारणवश पहली बैठक में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तो सदस्य से किसी एक आदमी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। यानी उनका काम है कि जब तक लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष नहीं चुने गए हों तब तक लोकसभा के बैठक का संचालन करना। और इस तरह जो कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाते हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। और इनका काम है जब तक लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता करना। जब लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो ये स्वतः ही इनका पद समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अध्यक्ष का चुनाव आर्टिकल 93 के तहत होता है। आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो कि लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं। और पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अब देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, वे कौन सा काम करते हैं। तो उनका जो सबसे प्रमुख कार्य है वो है कि वे लोकसभा के जितने भी बैठक होते हैं उनका संचालन करते हैं। यानी उनका काम है कि लोकसभा में नियम ना टूटे, कोई भी सदस्य नियमों का उल्लंघन ना करे, इस बात की देखरेख करना तथा उनके निर्भरता संबंधी जितने भी प्रश्न होते हैं उन पर निर्णय देना, इनका मुख्य काम है ये। उसके बाद है कि यदि कोरम ना हो, यानी संसद में कोरम की उपस्थिति ना हो तो बैठक स्थगित कर देना। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि ये कोरम क्या होता है? कोरम यानी गणपूर्ति। इससे जितने भी लोकसभा सदस्य हैं, कुल सदस्य जो हैं, यानी कि अभी कितने हैं वर्तमान में? तो 545 हैं। तो इसका जो 1/10वां भाग होता है, यानी इसका 1/10वां भाग जो होता है वही होता है कोरम यानी गणपूर्ति। यानी कितना हो गया? 54.5, यानी कि लगभग 55 सदस्य। यानी यदि किसी भी लोकसभा के बैठक में 55 सदस्य से कम उपस्थित होंगे तो लोकसभा उस बैठक को स्थगित कर सकती है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देती है। निर्णायक मत कहने का तात्पर्य है कि जब किसी विधेयक पर मतदान कराया जाता है तो उसके पक्ष में और विपक्ष में यदि समान मत पड़ जाते हों, जैसे कि मान लीजिए किसी विधेयक पर पक्ष में 50 मत पड़े और विपक्ष में भी 50 मत ही पड़ गए, तो ऐसी स्थिति में विधेयक पर फैसला करना कठिन होता है
कि चूंकि दोनों में समान मत हैं तो किसको वरीयता दिया जाए। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होता है और वो अपने उस मत का प्रयोग करता है। वो चाहे पक्ष में अगर मत देगा तो उस विधेयक को पारित मान लिया जाता है, यदि विपक्ष में मत देता है तो उसे खारिज कर दिया जाता है, यानी उस विधेयक को खारिज कर दिया जाता है। एक और तथ्य यहां पर याद रखने वाली बात है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो सामान्य परिस्थिति में मत नहीं दे सकते हैं, यानी कि यदि पक्ष या विपक्ष में से किसी भी पक्ष में ज्यादा मतदान पड़ गए हों तो लोकसभा अध्यक्ष अपना मत नहीं देता है। वो केवल तभी मत दे सकता है जब दोनों ही परिस्थितियों में समान मत पड़े हों, यानी पक्ष में भी समान और विपक्ष में भी समान। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष जो है वो धन विधेयक पर अंतिम निर्णय करता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो धन विधेयक पर अंतिम निर्णय करता है और इसका निर्णय ही अंतिम होता है, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है। उसके बाद है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। तो जब भी संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, यानी संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाया जाता है, तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उस समय राज्यसभा के सभापति अध्यक्षता नहीं करते हैं। दोनों सदन जब एक साथ संयुक्त बैठक करती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक की जो व्यवस्था है वो साधारण विधेयक पर की गई है। संयुक्त बैठक की व्यवस्था साधारण विधेयक पर की गई है और अब तक संयुक्त बैठक 3 बार बुलाई गई है। कब कब? तो पहली बार बुलाई गई थी 1961 में। 1961 में जो बुलाई गई थी उस समय विषय था, यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। किस अधिनियम पर? तो दहेज प्रतिषेध। उसके बाद दूसरी जो संयुक्त बैठक है वो बुलाई गई थी 1978 में, और 1978 में बैंकिंग सर्विस कमीशन, बैंकिंग सर्विस कमीशन। और उसके बाद तीसरी बार जो संयुक्त बैठक बुलाई गई थी वो कब बुलाई गई थी? 2002 में, और ये बुलाई गई थी कि आतंक निवारण अधिनियम। यानी अब तक कुल 3 बार ही संयुक्त बैठक बुलाई गई है। कब कब? 1961, 1978 और 2002 में। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये थे लोकसभा अध्यक्ष के कुछ कार्य। अब है कि लोकसभा उपाध्यक्ष क्या होते हैं। तो जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है उसके बाद लोकसभा सदस्य आप अपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं, एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं। और इस उपाध्यक्ष का काम है कि जब अध्यक्ष अनुपस्थित हों, जब लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हों तब लोकसभा की बैठक का संचालन करना। ठीक है। और पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत साईनाम आयंगर थे। पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत साईनाम आयंगर। तो ये थे दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में जानकारी। अब आइए देखते हैं लोकसभा से जुड़े कुछ विभिन्न तथ्यों को। सबसे पहले देखते हैं लोकसभा की विशेषता क्या होती है। तो लोकसभा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि केंद्र में जितने भी मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं?
लोकसभा के प्रति, क्योंकि ये जनता का सदन है, यानी इसको जनता के द्वारा चुना जाता है। तो जब भी कोई काम होता है जनता के हित का तो वो कहाँ से होता है? लोकसभा से। और जब भी कोई प्रश्न पूछना होता है किसी मंत्री से तो वो कहाँ से पूछा जाता है? तो लोकसभा से। इसीलिए सामूहिक रूप से मंत्री जो हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा है कि सरकार का लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। जब भी कोई सरकार बनेगी केंद्र में तो लोकसभा में उसका बहुमत होना चाहिए। यदि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है कि सरकार बनाने के लिए राज्यसभा में बहुमत हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुमत कहाँ होना चाहिए? तो सिर्फ लोकसभा में होना चाहिए। ठीक, उसके बाद है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, यानी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है कि सरकार का लोकसभा में बहुमत होता है। ठीक है, तो लोकसभा में बहुमत होता है इसलिए सरकार चल रही है। यदि लोकसभा में बहुमत समाप्त हो जाती है और सरकार को जब हटाना होता है तो उसके लिए प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है और इस प्रस्ताव का नाम है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, उसके बाद लोकसभा है धन विधेयक पर अंतिम निर्णय करती है। जैसा कि हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यदि वो धन विधेयक का निर्णय करता है तो सबसे पहले उसे कहाँ पास कराया जाता है? लोकसभा में, और लोकसभा उस पर जो निर्णय देती है वही अंतिम होता है। यहाँ एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि लोकसभा में धन विधेयक पास होने के बाद राज्यसभा भी भेजा जाता है, और राज्यसभा भेजने के बाद क्या होता है कि राज्यसभा को 14 दिन के अंदर निर्णय देना होता है। कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर निर्णय नहीं भी देती है तो भी उसे पारित हुआ मान लिया जाता है। यानी कि धन विधेयक के संबंध में जो राज्यसभा की शक्ति है वो लोकसभा की अपेक्षा क्षीण है। ठीक है, उसके बाद है कि जब संयुक्त बैठक होती है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की स्थिति उच्च होती है। क्यों होती है? तो लोकसभा की जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या है 545 और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 245। अब देखिए मित्रों, किसी विधेयक को यदि पास कराना है और वो संयुक्त बैठक में चला गया तो लोकसभा चाहे तो अकेले के दम पर उस विधेयक को पारित कर सकती है। ठीक है, अगर संयुक्त बैठक में एक बार पारित हो गई कोई विधेयक तो फिर उसमें लोकसभा या राज्यसभा ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि जब कोई सदस्य चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जो जमानत राशि होती है वो बचाने के लिए कितना मत आवश्यक है? तो जमानत राशि बचाने के लिए कुल मत का 1/6 मत प्राप्त करना आवश्यक है। इतना मत अगर आप नहीं प्राप्त करते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। उसके बाद है कि एक विपक्ष का दर्जा मिलता है। 1977 के बाद संसद में एक नियम लागू किया गया कि एक विपक्ष होगी। ठीक है, और इस विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है। यानी कि जैसे लोकसभा में 545 सदस्य हैं तो 1/10 सदस्य यानी 54.5 यानी लगभग 55 सदस्य अगर होंगे तो उसे विपक्ष का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, और इस विपक्षी पार्टी का जो नेता होता है वो विपक्ष का नेता कहलाता है, और इस विपक्ष का नेता जो होता है उसका जो हैसियत होता है वो कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान होता है। ठीक है, तो विपक्ष के नेता का हैसियत कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज इस प्रकार हमने लोकसभा से जुड़े जो भी तथ्य बाकी थे उन सभी को हमने अच्छे से कवर अप किया है, और आशा करता हूं कि आप लोगों को भी ये अच्छे से समझ में आएंगे और विभिन्न परीक्षा में ये काम देंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। धन्यवाद।